गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न्स। हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। उसमें हमने फर्स्टली आपका किसके बारे में पढ़ा था, कुछ न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का पढ़ा था, फिर उसके बाद मैन्योर फर्टिलाइजर्स पढ़ा था, फिर इरिगेशन पढ़ा था, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रॉपिंग पैटर्न्स। इसमें क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्रॉप्स किस किस पैटर्न्स में लगाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ना है हमने। ठीक है, ये कहते हैं कि डिफरेंट वेज़ में क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो कहते हैं कि वो कैसे डिफरेंट वेज़ क्या क्या है। फर्स्ट है इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग, और सेकंड है इसमें इंटर क्रॉपिंग, और थर्ड है इसमें क्रॉप रोटेशन। ठीक है, जो फर्स्ट है इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें कहते हैं कि क्या करते हैं, फील्ड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप लगाते हैं। ठीक है, लेकिन उनके सीड्स को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, यानी कि कोई ऐसा डेफिनेट पैटर्न नहीं रखते। दो या दो से मैक्सिमम क्रॉप लगाएंगे, उसी सेम फील्ड में लगाएंगे, सेम टाइम पीरियड पे लगाएंगे। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि आपने क्या कर दिया, सीड्स को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। इसमें सेम फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके वीट मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड सनफ्लावर सीड। ठीक है, उसके बाद आता है इंटर क्रॉपिंग कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। ये कहते हैं इंटर क्रॉपिंग स्टार्ट कब की जाती है, मतलब कहते हैं ग्रो करवाओ, दो या दो से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं सेम फील्ड में, बट उनका क्या होना चाहिए, एक डेफिनेट पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि आपको इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि दो रो अलग क्रॉप की हैं, दो नेक्स्ट अलग क्रॉप की हैं, और उससे दो नेक्स्ट अलग क्रॉप की हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप करवा सकते हैं साइमल्टेनियसली, सेम टाइम पे ग्रो करवा सकते हैं क्रॉप को सेम फील्ड में, बट उनका डेफिनेट पैटर्न रहेगा। डेफिनेट पैटर्न की वजह से आपको पता लग रहा है कि आप सीड भी मिक्स नहीं करेंगे, और इनके फर्टिलाइज़र्स भी क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, उसके बाद है इसमें क्रॉप रोटेशन में क्या होगा कि आपने एक पूरा का पूरा मतलब प्री प्लान सक्सेशन चलेगा कि आपने इस सीज़न में ये वाली क्रॉप लगानी है, इसमें ये लगानी है, उसमें नेक्स्ट ये लगानी है। यानी कि आपका जैसे कि जैसे कि 1 ईयर का भी हो सकता है, 2 ईयर का, 3 ईयर का, 4 ईयर का, कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है ये। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको कि फ़र्स्ट आपने अपने खेतों में लेग्यूमिनेसी के मतलब प्लांट्स लगा ली। ठीक है, जो लेग्यूमिनेसी की जब आप प्लांट लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कहाँ फिक्स कर देते हैं, सॉइल में फिक्स कर देते हैं। अब सॉइल में एफिशिएंट अमाउंट होगी नाइट्रोजन की, तो देन आपने नेक्स्ट वाली क्रॉप किसकी लगा ली, ब्रासिकेसी फैमिली की लगा ली। ब्रासिकेसी फैमिली क्या करती है, उसी नाइट्रोजन को यूज़ कर लेती है। ठीक है, तो ब्रासिकेसी फैमिली के जो भी आपके मतलब कि प्लांट्स थे, उन्होंने उसका क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, उसमें जैसे कैबेज, ब्रोकली वगैरह आ जाती है। फिर आपने थर्ड लगा ली फ्रूटिंग बॉडीज़ की, उसमें क्या होता है कि कुछ आपकी नाइट्रोजन यूज़ होती है सॉइल से, कुछ फॉस्फोरस यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें टोमेटो वगैरह आ जाएगा। फिर उसके बाद फोर्थ आपने कौन सी क्रॉप लगा ली, रूट वेजेस की लगा ली, जिसमें क्या होता है, पोटेशियम सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। फिर आपको पता लग रहा है हर एक सीज़न में अलग अलग न्यूट्रिएंट की अलग अलग अमाउंट जा रही है, तो इस वजह से जो भी आपके सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें क्या नहीं होती, कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, एक रोटेशन वे में चलता रहता है। अब जो लास्ट क्रॉप आपने लगाई रूट वेजेस की, उसमें पोटेशियम भी लिया एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। फिर आप जब 5th ईयर में लगाएंगे तो दोबारा से लेग्यूमिनेसी की लगाएंगे, ताकि जो नाइट्रोजन अमाउंट कम हो गई थी वो दोबारा से सॉइल में क्या हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ये क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस चलता रहता है। इसमें सबसे मतलब फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी भी नीड नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि आप प्रॉपर क्रॉप की रोटेशन करके ही जो सॉइल की एफिनिटी या फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन में आता है कि आपको क्रॉप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपने किस किस चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करना है, वीड्स से, इंसेक्ट से, पेस्ट से और डिजीज़ से। ठीक है, सबसे पहले तो वीड्स होते क्या हैं, ये कहते हैं कि अनवांटेड प्लांट जो कि ग्रो कर जाते हैं आपके कल्टीवेटेड फील्ड में, उनको वीड्स कहते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जेंथीनियम दिया हुआ है, पार्थीनियम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद ये कहते हैं कि ये क्या करते हैं, फिर compete करते हैं कल्टीवेटेड जो आप मेन क्रॉप लगा रहे हैं उनसे compete करते हैं, किस चीज़ को लेके, उनके फूड को लेके, उनके सनलाइट को लेकर, उनके स्पेस को लेकर, वो उनसे compete करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो आपकी मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जो इंसेक्ट या पेस्ट वगैरह है वो अटैक करते हैं प्लांट
की लीफ पर करते हैं, रूट पर या स्टेम पर करते हैं, इवन वो फ्रूट बॉडी में क्या कर देते हैं, होल वगैरह भी कर देते हैं। ठीक है, जो डिजीज़ होती हैं प्लांट की वो कोज किससे होती हैं, बाय द पैथोजन। कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस हो सकता है। वो जो पैथोजेंस है वो किसी के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं प्लांट बॉडी में, सॉइल के थ्रू भी हो सकते हैं, वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, एयर के थ्रू भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स होते हैं। फर्स्टली ये कहते हैं कि कुछ केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, जैसे वीड्स को कंट्रोल करने के लिए वेडिसाइड्स का किया जाता है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का किया जाता है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए किसका किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स का क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि क्या हो, ये आपके ग्रो ना करें। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इन केमिकल का अगर आप एक्सेस में यूज़ करते हैं तो ये पॉइजनस होते हैं प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और ये क्या कोज करते हैं, फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को क्या करते हैं, कोज करते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं इसीलिए वीड कंट्रोल के लिए कुछ अनदर मैकेनिकल रिमूवर मेथड भी होने चाहिए, जैसे कि कहते हैं फर्स्ट इन्होंने बताया कि प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन होनी चाहिए। यानी कि जब आपने क्या करना है, किसी भी आपने सीड को लगाना है, प्लांटेड करना है, उससे पहले उसके सीड बेड बनाते हैं, जो उनसे छोटे छोटे पार्टीशन में कुछ प्लांटलेट बना लेते हैं, उनको अच्छी तरह से बनाना चाहिए आपके। फिर सॉइंग करनी चाहिए, क्रॉप्स को इंटर क्रॉपिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, पेस्ट से के अगेंस्ट क्या करना चाहिए, पेस्ट रेजिस्टिंग वैरायटी के सीड्स लेने चाहिए। ठीक है, और जो खेत है उनको प्लोइंग किस टाइम पर करना चाहिए, ड्यू टू समर के टाइम करना चाहिए, जिससे के कारण क्या होता है कि जो बीड्स और पेस्ट हैं आपके समर में हाई टेम्परेचर के कारण क्या हो जाते हैं, उसी में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है, आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट, कौन सी आएगी इसमें, सी आंसर आएगा, फार्मर्स यूज़ द हाई क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरीगेशन, यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड द यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ स्टोरेज ऑफ ग्रेन का, कि आप स्टोरेज कैसे कर सकते हैं ग्रेन की, आपके कौन कौन से फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कहते हैं कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि लॉस करवा सकते हैं स्टोरेज का, दोनों हैं, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में आपके नॉन लिविंग आएंगे, बायोटिक में लिविंग फैक्टर आएंगे, जिसमें कि इंसेक्ट हो गए, फंजाई हो गए, रोडेंट्स वगैरह हो गए, माइट्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं स्टोरेज पे। ठीक है, और इन जो आपका एबायोटिक है उसमें क्या आ जाएगा कि नमी नहीं होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर उसका मेंटेन रहना चाहिए स्टोर हाउसेस का। ठीक है, अगर ये फैक्टर क्या क्या कोज कर सकते हैं, क्वालिटी उनकी डिक्रीज़ हो सकती है, वेट लूज हो सकता है, पुअर जर्मिनेबिलिटी हो सकती है, उसका डिस्कलरेशन हो सकता है प्रोड्यूस का, और मार्केटेबिलिटी भी इसकी क्या हो सकती है, फिर पुअर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या आएगा, स्ट्रिक्टली क्लीनिंग, जो भी आपका स्टोरेज हाउस है या वार हाउसेज है उसको स्ट्रिक्टली साफ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वो। ठीक है, और जो सीड्स आपने क्या करने हैं, स्टोर करने हैं, उसको अच्छी तरह से प्रॉपर आपने पहले ड्राई करने चाहिए सनलाइट में, फिर देन उन शेड में रखना चाहिए, और जहाँ भी आपने रखना है उनको वहाँ पर पहले क्या होनी चाहिए, फ्यूमिगेशन होनी चाहिए केमिकल्स के थ्रू, ताकि जो कि सारे जो वहाँ पर पेस्ट वगैरह हैं वो क्या हो जाएं, किल हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, वाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड प्रेफर फॉर द प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स। ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड का क्यों मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड एक लिविंग एजेंट होता है किसी वीड्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये इस पर कोई एक तो एनवायरमेंटल कोई भी पॉल्यूशन कोज नहीं करता ये। ठीक है, तो इससे आपकी क्या हो सकती है, जो मेन क्रॉप है वो बच सकती है, और जो वीड्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, इन पर वो सर्वाइव करते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल की हेल्प से। उसके बाद है व्हाट फैक्टर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ द ग्रेन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज। इसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, बायोटिक और एबायोटिक, ये सारे नाम आ जाएंगे जो भी आपको बताएं, इंसेक्ट, रोडेंट, फंजाई, माइट्स और बैक्टीरिया बायोटिक के पार्ट हैं, एबायोटिक के टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ तक आपके प्लांट के बारे में, प्लांट प्रोडक्शन, स्टोरेज सब कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका एनिमल से रिलेटेड रहेगा, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।